महाराष्ट्र के सोलपुर कस्बे में पुलिस फासे पारदी जनजाति के 2 माइग्रेंट वर्कर्स विनोद रासवे और अरुणाजा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनको गिरफ्तार करती है। विनोद की बीवी डोलकाबाई को उसके ही सामने कपड़े उतार के पीटा जाता है, लेकिन विनोद कुछ कबूल नहीं करता। डोलकाबाई की बड़ी बहन लीलाबाई बाहर लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। गिरफ्तारी के 7वें दिन विनोद हिरासत में दम तोड़ देता है। शिंदे तुम काय झालं? लफड़ा हो गया केळकर साहब। लफड़ा? काय? वो एक को चोरी के इल्जाम में पकड़ा था, तो कस्टडी में मर गया। एएसआई शिंदे और तालुका के तहसीलदार सारंग केलकर उल्टे सीधे धंधों में एक दूसरे के साथी थे। उन्होंने पंचनामा तैयार किया जिसमें यह लिखा कि विनोद रासवे के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं पाया गया। इस झूठे पंचनामे पर केलकर ने हस्ताक्षर कर दिए। झूठा पोस्टमार्टम करने के वास्ते नहीं आया। ए झूठा किधर क्या होता है रे? हाँ? ए तुमको सिर्फ इतना लिखना कि वो आदमी सुसाइड किया, उस आदमी ने आत्महत्या किया, बस। फंसेगा तो? कैसे फंसेगा? हैं? नहीं आए ना इधर? मैं इधर काय के वास्ते? ए डॉक्टर, तुझको इधर रहने का ना? रहने का ना इधर? ए बाकी मैं संभालने का। मैं संभालने का ना? चल, सो, चल। डॉक्टर ढूंढे ने पोस्टमार्टम की झूठी रिपोर्ट बनाई, जिसके अनुसार विनोद की मौत का कारण पेट का दर्द न सह पाने पर आत्महत्या था। केलकर के कहने पर यह रिपोर्ट स्थानीय अखबार दैनिक सोलपुर के क्राइम रिपोर्टर गायकवाड़ को दी गई। केस की तह तक पहुंचने के लिए गायकवाड़ डोलकाबाई से मिलने गया। तू डोलकाबाई है कि वो? मैं। यार तुम लोगों को पता नहीं विनोद रासवे ने आत्महत्या कर ली है। म्हणजे काय? म्हणजे खुद फांसी लगा लिया है उसने।
साहेब जोसेंकडे जाऊन येतो. हाँ जाओ ने खबर मिल गई तेरे को हैं? मेरे को तो लगा तेरा मर्द एकदम मजबूत कुछ सॉलिड होएगा, पर वो तो आत्महत्या करके मर गया. वो नहीं किया, तू क्या होएगा? ये आ गई. बता जरा इसको समझा. बता मेरे बारे में मैं कौन हूँ? डरपोक साला, इसका आदमी मर गया अपनी मौत से मेरे को बोलती मैंने. ठीक बोलती हो कुतरिया. डरपोक विनोद नहीं, तू तभी क्या चुप कर बैठा? अरे मरेगा तू भी मरेगा. शर्म नहीं तेरे को? औरत पे हाथ उठाता तू? अरे फन खेल कर सारे. बस उधर बैठने का. आ जाओ बैठने का. डरने का नहीं, मैं है ना इधर. मैं सारंग केलकर, तहसीलदार इधर का. जब इस पता चला कि विनोद खुद को फांसी लगा कर. नहीं साहब, नहीं. वो झूठ बोलता है तहसीलदार साहब, वो झूठ बोलता है. नहीं, मैं खुद पता किया. पता ही नहीं चला उसके पेट पे इतना तकलीफ. नहीं तो मैं खुद डॉक्टर बुलाता. मुझको लगा ये कुछ गड़बड़ तो नहीं की. हाँ साहब, क्या? तभी तो मैं उसकी लाश को पोस्टमार्टम चीरफाड़ के लिए भेजा. चीरफाड़? हमसे पूछने का तो था ना साहब. मैं तो ये सब सच जानने के वास्ते किया, वरना लोग बातें बनाते. और ये कुतरिया लोग साहब ढोलका को मारा, उसको नंगा किया साहब, और छोटा बच्चा को दूध पिलाते साहब. मेरे को मारा साहब, मेरे को मारा. वो मारा मेरे को. इंक्वायरी कराएगा मैं सबकी लाइन में खा करके. पर वो बात का काम. अभी तुमको मुर्दा घर जाने का है, लाश बरामद करने का है. चलो जाओ तुम. और साहब, और राजा साहब, हमारा मर्द है साहब. वो इनको अंदर लेके चल. जाओ. डरने का नहीं. जाओ. वो मुंह नहीं खोलेगा. मुंह खोल के मरना उसको. कैसा है तुम? विनोद को क्या किया? बता मेरे को, क्या किया? रात पुकारता था मेरे को, पर इधर क्या कर. सुनता रहा उसका चीख. अभी ये लोग कुछ बताते नहीं. राजा, वो बोलते विनोद खुद को फांसी लगा दिया. अब मैं तुझको कितनी बार बताऊं, विनोद रासवे आत्महत्या किया. विनोद और अरुणाजा की बीवी भी कुछ बताइए मेरे को. क्या बताई तुझको? क्या बताई? वही 3rd डिग्री टॉर्चर किया आप दोनों को, और विनोद पर जास्ती मेहरबानी की है. कौन बोला है तेरे को? कौन बोला है? दोलका बाई को नंगा करके पीटे आप लोग. पीटे ना, इज्जत नहीं लूटे ना उसकी. अगली सुबह विनोद की मौत दैनिक सोलपुर की सुर्खियों में थी. खबर में मौत को आत्महत्या बताया गया और आत्महत्या की वजह लगातार पुलिस टॉर्चर. मामला दबाने के लिए केलकर ने पैसा देकर लीलाबाई का मुंह बंद करने की कोशिश की. अब शिंदे ने अरुणाजा पर चोरी का मुकदमा चलाने की धमकी दी. हताश लीलाबाई ने अदालत जाने का निश्चय किया. वकील साहब, तुम ही लड़ लो हमारा केस. चल ढोलका भाई, कोई नहीं होएगा हमारे लिए. उसरा तुम. वकील साहब, अब कहीं को अभी भरोसा होएगा तुमको मेरी बात का? हाँ, उस रात कितना बोली मैं, तुम भरोसा नहीं किया ना साहब. तुम उस रात भरोसा किए होते ना साहब, विनोद जिंदा होता भी.
लीलाबाई की फरियादें और दैनिक सोलपुर में रोज छपती खबरों से अजय पाटिल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ये केस लड़ने का फैसला किया। अब उसका पहला मकसद पुलिस के बनाए पंचनामे को झूठा साबित करना था। ये चिट्ठी हमने उसको लिखी है जिसमें पिटीशन बोलते हैं इसको। इसमें हमने लिखा है कि पुलिस ने असल बात छिपाकर गलत रिपोर्ट बनाई है। बरोबर साहब। बरोबर। हम ये पोस्टमार्टम की मांग करेंगे। दोबारा से चीर फाड़ करवा के हम ये देखेंगे कि भाई साहब, हमको चीरफाड़ नहीं मांगता साहब। तो जिसने विनोद को मारा उसको ऐसे ही जाने देंगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक रीपोस्टमार्टम नहीं हो जाता तुम लाश नहीं लोगे। क्या बोलते साहब? लाश को कुछ नहीं होगा, उसको संभालने की जिम्मेवारी उनकी है। लेकिन अगर तुमने लाश ले ली तो रीपोस्टमार्टम नहीं होगा, फिर गया ये केस। केस जीतने का साहब। अब जैसे बताएंगे मैसेज करेंगे साहब। पोस्टमार्टम इसका मतलब समझते हो? कहते भी काय म्हणतो विनोद रासवे की नहीं, हमारी चीरफाड़, हमारी कैरियर सब चौपट हो जाएगा केलकर साहब, सब हो जाएगा। नहीं हो गया डॉक्टर दोंडे, तुम्हारा करियर चौपट हो गया। वो तो उसी वक्त हो गया था जब वो फांसे पार दे औरतों को हमने लाश देखने को दी। इन औरतों पर मेहरबानी करके तहसीलदार साहब ने नहीं वो बराबर बोल रहे केलकर साहब, वो बराबर बोल रहे हैं, आपके बराबर बोल रहे हैं। आप उसको आके मत दिखाइए। प्रेस में रिपोर्ट हमने की, पोस्टमार्टम की झूठी रिपोर्ट हमने लिखवाई। केलकर साहब, औरतों पे मेहरबानी करने का तो आइडिया आप ही का था। और विनोद को पुलिस स्टेशन में मारने का आइडिया भी मेरा ही था। हाँ, अरे पंचनामे पर दस्तखत करके कौन फंसा? मैं। ये नेता लोग किसी के नहीं होते, आपटे। आप मेरे को मत सिखाइए केलकर साहब। तो उस रात मेरे घर को आया सारे? केलकर साहब लफड़ा होंगे। कळत नाही तुला? इथे माणसं बोलतोय, कोण आहे? चुटकी आता मी उठाइए गंदगी। हरामखोर की औलाद। और तू जो गंदगी मचाया उसको कौन साफ करेगा रे? कौन है? तहसीलदार? पाटिल, दरवाजा खोल। मेरे को तेरे से बात कर। तहसीलदार, 2 बज रहे हैं। ये तू अच्छा नहीं किया पाटिल, अच्छा नहीं किया तू। अरे वो औरतें फांसे पार थी और तू सोलपुर का, तेरे आई बाबा सोलपुर के वास्ते आजादी का जंग लड़े और तू बाहर गांव वालों के लिए लड़ता। तमाशा काय को करने का? सुबह आना, फिर बात करेंगे किसके लिए लड़ने का। तू ऐसा क्यों किया पाटिल? ऐसा क्यों किया तू? अरे तेरे को वो औरतें पसंद तो वैसा बोल। तहसीलदार, वैसा बोल, मेरे को बोल तू। अजय पाटिल के रीपोस्टमार्टम करवाने की अर्जी के 4 दिन बाद सोलपुर के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के आदेश पर वीडियो कैमरे की मौजूदगी में विनोद रासवे का दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। देखो लीलाबाई, यहाँ सबकी बहुत चलती है। तालुका छोटी जगह है। शिंदे, इंस्पेक्टर, ये सब बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हाईकोर्ट में उनकी एक नहीं चलेगी। हाई कोर्ट? ये हाईकोर्ट की पिटीशन पे मैं डोलका का अंगूठा लगवाने आया हूँ। और वो अरुणाजी साहब? उसकी जमानत हो गई है, लेकिन जमानत के लिए 4000 रुपए देने होंगे। 4000? वो किधर मेरे पास? 4000? वो किधर मेरे पास? वो नहीं देंगे तो वो लोग। अरे नहीं, वो अब उसे हाथ नहीं लगाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, बरोबर? हाँ।
अजय पाटिल श्योरिटी की रकम तो नहीं जुटा पाया, लेकिन लीलाबाई को गुजारे के लिए पैसे देता रहा। उधर हाईकोर्ट के आदेश से इस केस की सीआईडी जांच शुरू हो गई। शिंदे, आप्टे और केलकर ने मुंबई के एक बड़े क्रिमिनल लॉयर पीएस साहनी को अपना केस सौंपा। कैमरा के सामने किए गए दूसरे पोस्टमार्टम के साथ लीलाबाई और ढोलकाबाई के बयानों पर आधारित सीआईडी रिपोर्ट को अदालत में अभियुक्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। माय लॉर्ड, पासे पारदी ट्राइब के लोग अपनी क्रिमिनल टेंडेंसी के लिए बदनाम हैं और इसी ट्राइब के 2 लोगों को मेरे मुवक्किलों ने चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने चोरी की। जिसके यहाँ चोरी हुई वो भी ये बात दावे से नहीं कह सकता कि इन्हीं को उसने चोरी कर भागते हुए देखा। और वैसे भी माय लॉर्ड, मुद्दा ये नहीं है कि वो थे या नहीं, बल्कि ये कि पुलिस को हिरासत में किसी की भी जान लेने का लाइसेंस है। उसकी जान नहीं ली गई है माय लॉर्ड, बल्कि उसने आत्महत्या की है। माय लॉर्ड, मेरे पास सबूत है और मैं साबित कर सकता हूं कि उसने आत्महत्या की है। पहले पंचनामे के दौरान मेरे मुवक्किल ने ये कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे। इनसे साफ पता चलता है माय लॉर्ड कि शरीर पर ना कोई चोट के निशान है, ना कोई मार के निशान। उसी फोटोग्राफर ने सीआईडी को दिए गए अपने बयान में साफ कहा है कि उसे सख्ती से बताया गया था कि किस किस जगह और किस किस एंगल से फोटो लेने हैं। मेरे मुवक्किलों ने ऐसा कुछ नहीं किया है माय लॉर्ड। जो किया है इन फोटो में साफ नजर आ रहा है। उनके एंगल के बावजूद शरीर पे चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। कस्टडी डेथ ही नहीं, इन्होंने सबूत नष्ट करने का भी जुर्म किया है माय लॉर्ड। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से शरीर पर चोट के निशान थे ही नहीं। फांसी से दम घुटने को मौत की वजह बताया गया है, जबकि कैमरा के सामने की गई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत का कारण है 3rd डिग्री टॉर्चर, वायलेंट एस्फिक्सिएशन एंड मल्टीपल कंट्यूजन्स ऑल ओवर द बॉडी। प्लीज कैरी ऑन। जी, मेरे पास ये रिपोर्ट है माय लॉर्ड। दाहिनी जांघ पर चोट का निशान, पेट के दाहिने हिस्से पर चोट का निशान, दोनों कांधों पर चोट का निशान, बल्कि शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा माय लॉर्ड। साफ जाहिर है, अव्वल तो ये आत्महत्या है ही नहीं, और अगर है भी तो ये घाव अपनी कहानी खुद बताते हैं। विनोद रासवे को आत्महत्या करने पर मजबूर किया होगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, विनोद रासवे की मौत के 1 हफ्ते के बाद दोबारा पोस्टमार्टम किया गया, यानी 1 हफ्ते तक लाश सड़ती रही, डिकम्पोज होती रही, जिन्हें बाद में चोट के निशान समझ लिया गया। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आई रेस्ट माय केस माय लॉर्ड। विनोद रासवे की बीवी सिर्फ 19 साल की है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, उन्हें मुआवजा मिलना ही चाहिए। विनोद की मौत के 1 महीने बाद डोलका को उसका शव दिया गया। 7 महीने बाद हाईकोर्ट ने डोलकाबाई और उसके बेटे को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। ये रकम अभियुक्तों से वसूल की जानी थी। साथ ही राज्य सरकार को इन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। ढोलकाबाई ने मुआवजे की रकम स्वीकार कर ली सिर्फ इसलिए कि वो अपने वकील अजय पाटिल को फीस दे सके। आज वो सातगांव में रहती है और हर 3 महीने बाद सोलपुर जाती है मुआवजे की जमा रकम का ब्याज लेने। इस केस के दौरान लीलाबाई की सेहत बहुत बिगड़ गई। अब वो शहर शहर घूमकर गुजारा नहीं कर पाती है। विनोद को दफनाने के 1 महीने बाद अरुणाजा जमानत पर छूटा। आजकल वो सातगांव में रहता है, लेकिन उसे उस चोरी के मुकदमे में जाना पड़ता है जिसके बारे में वो अभी भी कहता है कि उन्होंने वो चोरी नहीं की थी। एएसआई शिंदे, कांस्टेबल आपटे, डॉक्टर खूंडे और तहसीलदार केलकर को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद की गई सीआईडी जांच लगभग पूरी हो चुकी है और चारों को नौकरी से निकाले जाने की पूरी संभावना है। अजय पाटिल ने विनोद के केस के बारे में ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर बच्चों को उनके माँ बाप से सही देखभाल और प्यार न मिले तो उनके मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है और ऐसे में कभी-कभी वो अकेलेपन और बदले की भावना का शिकार बनकर जुर्म का रास्ता भी अपना लेते हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में बच्चे को गुनहगार मानना चाहिए? ऐसे भागती हुई क्यों आ रही हो? माँ, हमारी रिपोर्ट कार्ड देखो। माध्यमिक परीक्षा में हमारी फर्स्ट डिवीजन आई है। Ama Shonal Chantu. Baba is proud of you. दादी। हाँ, लेकिन हिंदी में इतने कम नंबर क्यों है? शांतनी के जन्म के समय हुई तकलीफों की वजह से उसकी मां सुरेखा और उसमें एक खिंचाव था। शांतनी सुरेखा और जोगेन पाल की इकलौती लड़की थी। जोगेन ने स्कूल टीचर की नौकरी छोड़कर भूसे का काम शुरू किया जो जल्द ही खूब चल निकला। लेकिन पैसे के आने से सुरेखा ने रिश्तेदारों से नाता तोड़ दिया। इस दमघोंटू माहौल में शांतनी का ट्यूटर नरेंद्र नाथ ही बाहर की दुनिया से शांतनी का एकमात्र संपर्क था। कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा था ना तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन जरूर आएगी। थैंक यू सर। इस खुशी में कल तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। माँ नहीं मानेगी सर। अच्छा ये बताओ तुम कितने साल की हो? 15 साल की। क्यों? 15 साल की उम्र में कुछ फैसले खुद करने होते हैं। जरूरी तो नहीं ये बात माँ को बताई जाए, है ना डॉक्टर साहब? सर मैं डॉक्टर बनूंगी ना, मैं माँ को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ हूँ। बिल्कुल जरूर बनोगी। वो पापा से पैसों की बात जरूर करना। हाँ, बाबा जरूर मान जाएंगे। वैसे भी वो हमारी कोई बात नहीं टालते। क्या बात है मास्टर जी? आज बहुत जल्दी जा रहे हैं? जी बाजार का कुछ जरूरी काम करना था। क्या किए जाए? ना पड़े को। आज तो आपने नए कपड़े पहने हैं, मिठाई नहीं खिलाएंगे? जी आपने तो पिछली पूजा में दिए थे। अगली बार जब नए कपड़े पहनूंगा तो मिठाई पक्की। वैसे मिठाई तो हमें आपको खिलानी चाहिए। आपकी वजह से शांतनी को इतने अच्छे मार्क्स जो मिले हैं। नहीं। शांतनी खुद बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, बस उसे जरा गाइडेंस की जरूरत है। अच्छा आश जी है। This is for my little princess. अरे बाबा, अभी भी नाराज है? चल, तुम्हारी माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता। सॉरी, वेरी सॉरी। बाबा माँ हमसे इतना चिढ़ती क्यों है? हर बात तो मानते हैं हम उनकी। ऐसा लगता है कि तेरा गुस्सा उतरने में देर है, इसलिए मैं तो चला। बाबा हमें थोड़े रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 1000 रुपए। 1000 रुपए? वो सर को चाहिए थे। तो सर ने तुमसे क्यों रुपए मांगे? नहीं, सर ने हमसे नहीं मांगे। वो तो बातों ही बातों में बात निकल गई तो हमने कहा कि हम बाबा से कह देंगे। सर तो मना कर रहे थे। अच्छा चलो, मेरी अलमारी में इंदिरा विकास पत्र के नीचे 2000 रुपए रखे हैं। उनमें से 1000 अपने सर को दे देना। ये ले, मैं चलता हूँ। हाँ मेरा बेटा बड़ा होके मेरा नाम रोशन करेगा। अच्छा तू ये बताओ, तू बड़ा होके क्या बनेगा? अमीर। बदमाश। आज फिर से मकान मालिक आया था। उससे कह देना कि पैसों का 2-4 दिन में बंदोबस्त हो जाएगा। सोम के स्कूल की फीस भी देनी है। ओहो, तुमसे कितनी बार कहा है कि पैसों के बारे में चिक चिक मत करा करो। आते लेकिन नहीं सुनोगे। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुम्हारी सूरत से चिढ़ होने लगी मुझे।
अच्छा, पहले तो यही सूरत तुम्हें बहुत पसंद थी, अब किसी और को फंसाने का इरादा है क्या? नरेंद्र नाथ एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था। एक अच्छा अध्यापक होने के साथ वो अपनी छात्राओं में कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय था। कहते हैं कि उसके एक स्टूडेंट ने गर्भवती होने पर आत्महत्या कर ली थी। मीनाक्षी भी पहले उसकी छात्रा थी, जिसके गर्भवती होने पर नरेंद्र नाथ को मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी। अब उसकी नजरें शांतनी पर थी। पाल परिवार के पड़ोसी जॉयदीप ने शांतनी और नरेंद्र नाथ को अक्सर साथ घूमते देखा था। मैं आपको काफी दिनों से बताने की सोच रहा था, शांतिनी तो अभी बच्ची है, लेकिन उस मास्टर को तो सोचना चाहिए ना। बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर आप दूसरों के घरों में ना झांके तो ज्यादा बेहतर होगा। सुनिए, मुझे ये मास्टर कुछ ठीक नहीं लगता। अब इस मास्टर में क्या प्रॉब्लम हो गई? मुझे ठीक नहीं लगता, बस मुझे लगता है कि उसमें और शांतिनी में हद कर दिया तुमने। अरे दोनों की उम्र में फर्क देखा है? तुम्हें तो शक करने की बीमारी सी हो गई है, कुछ का कुछ समझ बैठती हो। अभी यही मास्टर है जिसकी वजह से हमारी बेटी के इतने अच्छे नंबर आए, और तुम कमाल करती हो। सर, कल की पिक्चर में कितना मजा आया ना। हम पहली बार गए थे पिक्चर देखने। माँ तो हमेशा से यही कहती हैं कि बच्चे पिक्चर नहीं देखते, पर अब हम बच्चे थोड़े ही हैं, बड़े हो गए हैं। सर, कल की पिक्चर में हमें एक सीन बहुत अच्छा लगा, जब जूही आमिर खान के साथ भाग जाती है। कितना बहादुर दिखाया है ना उन्हें। हाँ, पर ऐसी बहादुरी तुम कभी नहीं दिखा सकती। क्यों सर? हर वक्त अपनी माँ से डरती जो रहती हो, बाहर जाते ही घबराने लगती हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी माँ से बिल्कुल नहीं डरती। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? सर में दर्द है। सर, आपको तो बुखार भी है, डॉक्टर को दिखाया? वो ऐसे नहीं थे ना, इसलिए। अब कोई बात नहीं, हल्का सा सर दर्द तो है। तुम अपना सॉल्व करो जल्दी से। सर प्लीज आप ये चेन रख लीजिए, इसे बेचकर डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। ये क्या कर रही हो शांतिनी? तुम्हारी माँ को पता लगेगा तो। देखो, ये वैसे भी अच्छा नहीं है। सर प्लीज रख लीजिए। मैं माँ को बोल दूंगी कि चेन पानी में गिर गई। सर प्लीज रख लीजिए सर, हम आपके लिए बाम लेकर आते हैं। हम आपके सिर में बाम लगाते हैं। ये क्या हो रहा है? माँ, वो सर के सर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए हम बाम लगा रहे थे। अगर आपके सर में दर्द है तो आज मत पढ़ाइए। माँ, मैं कल आ जाऊंगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? माँ, हम तो सिर्फ सर के सर में बाम लगा रहे थे। मुझे मत समझा कि यहाँ क्या हो रहा था। माँ, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ सर के सर में बाम लगाई है। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। माँ, हमने कुछ नहीं किया। कल से ये आदमी तुझे नहीं पढ़ाने आएगा, समझी? मैं देखती हूँ कैसे नहीं पढ़ाएगा। बाबा देखो, मुझे वेरी गुड मिला। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके स्कूल से चपरासी आया था।
कई दिनों से स्कूल नहीं गए। प्रिंसिपल साहब ने चिट्ठी भेजी है। मामा आपको भी स्कूल जाना नहीं अच्छा लगता? कल हम कितने बजे चलेंगे? कहाँ? पिक्चर हॉल। माँ ने कहा था कि आप हमें पिक्चर दिखाने ले जाएंगे। आपकी शर्ट धोते हुए मुझे सिनेमा की टिकट्स मिले, तो कल हम कितने बजे तैयार होंगे? सुरेखा, क्या बात है? माँ कह रही थी कि तुमने और शांतनु ने आज खाना भी नहीं खाया। अब ये मास्टर शांतनी को नहीं पढ़ाएगा। अब हुआ क्या? कुछ हो इससे पहले ही अब नहीं पढ़ाएगा, बस। अरे बात क्या है, पूरी बात तो बताओ। शांतनी के स्कूल से चिट्ठी आई है ये बताने के लिए कि तुम्हारी लाडली 1 महीने से स्कूल ही नहीं गई। स्कूल का नाम लेकर पता नहीं कहाँ घूमती है। तुमने उससे पूछा नहीं कभी ठीक से कि क्या करती है, वो कहाँ जाती है? मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं, और मैंने फैसला कर लिया है कि अब वो मास्टर उसे नहीं पढ़ाएगा, बस। सर है, हम चांदनी हैं। प्लीज जरा सर को बुला लीजिए। मैं ठीक बताई हुई क्यों? हाँ। सर, संकट खड़ा हो गया सर। तो वहाँ कह रही है कि आप हमें नहीं पढ़ाएंगे। सर हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज। मीनाक्षी चाय बना के लाना। सोच चाय। देखो शांतिनी, अब सब समझ में आ गया है। तुम्हारी माँ तुमसे चिढ़ती है। हाँ? वो नहीं चाहती कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, कोई भी बात अपने मन की करो। वो तो ये भी नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो। पर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ सर। जब तक तुम्हारी माँ है, तुम्हारी कोई भी बात पूरी होना मुश्किल है। देखो शांतनी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारे घर में तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। लेकिन बाबा। बाबा? वो तो अपने में बिजी रहते हैं। अगर सच में तुमसे प्यार करते होते तो क्यों नहीं उन्होंने तुम्हारी माँ से कभी कहा कि तुमसे प्यार से बात करें? शांतिनी, मैं तुम्हें यूं मरता नहीं देख सकता। मेरा यह मानना है कि अपना ही सुख सबसे बड़ा होता है। अपनी खुशी को पाने के लिए कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी। शांतिनी, मैं तुम्हें कंपोज की गोलियां लाके दूंगा, उन्हें तुम मां की चाय में मिला देना। हमसे वो गोलियां पता नहीं कहीं गिर गई। मैं जानता था तुमसे ये नहीं होगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पर और कोई तरीका नहीं है? हाँ है। मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देता हूँ। नहीं आऊंगा मैं। रहना अपनी माँ के पास जिंदगी भर गुलाम बनकर। मुझे क्या पड़ी इन सब में? नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कहिए सर। सर आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो ऐसा करते हैं, कल मैं तुम्हें केमिस्ट की दुकान पर लेकर चलता हूँ। तुम एक लैब कोट खरीद लो। मैं कहूंगा कि तुम मेरे असिस्टेंट हो। हम एक रिसर्च कर रहे हैं, हमें पोटाशियम साइनाइड लेना है। तुम जानती हो ना, साइनाइड खून में बहुत जल्दी फैलता है और आदमी जिंदा नहीं बचता।
माँ ये बार बार हमारे घर क्यों आती है? पूछो पूछो अपनी लड़की से, क्यों चक्कर लगाती है हमारे घर की? हाँ, 15 साल की लड़की और ये गुल, और तुम लोगों में भी कोई शर्म नहीं है जो कि लड़की को भेजते हो यही काम करने के लिए। लीजिए, मारिए 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 ना इसे। इसने तो हमारी नाक की कटा के रखी, हमें कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रखता। मारते क्यों नहीं? मारिए इसे, इसने तो हमारी नाक की कटा दी है। बिल्कुल मार ही डालोगी क्या उसे? चलो अंदर चलो। बाबा, शांतिनी, शांतिनी, आपने उसे जाने क्यों दिया? तो क्या करोगी? उसे बंदी बना के घर में रखोगी? अरे स्कूल तो जाना दो कम से कम। आ गए? चलें? कम कम। साइनाइड? मुशर्रफ, साइनाइड खुलेआम बाजार में नहीं बिकता। वैसे आपको किस एक्सपेरिमेंट के लिए साइनाइड चाहिए? वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो आप भी माला माल हो सकते हैं। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। वो देखिए, मेरी असिस्टेंट खड़ी है, डॉक्टर बनना चाहती है, अच्छे घर से है, वो भी मेरे साथ इस एक्सपेरिमेंट में है। ठीक है, अगर आप मुझे 10,000 रुपए दे सकते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको काम करूं। ठीक है, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। नरेंद्र नाथ जानता था कि अगर उसकी ये ट्यूशन छूट गई तो शांतनु से पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। अब उसके लिए सुरेखा पाल को रास्ते से हटाना ही इस समस्या का एकमात्र हल था। थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद राणा उसे साइनाइड देने के लिए राजी हो गया। नरेंद्र नाथ की तैयारी पूरी थी। राजा ने भाशी के घर वालों को मारकर उनके सारे पैसे ले लिए और फिर वो खुशी खुशी रहने लगे। हाँ, अच्छा। और इस कहानी में भाशी की लड़की का क्या हुआ? ये तो तुमने नहीं बताया। घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम मेरे साथ रहो। तुमने साइनाइड टेस्ट किया? नहीं, वो गिनी पिग्स मेरे बेटे से गलती से मर गए। क्या? पर मैंने उसे रेड से टेस्ट किया था। आप बिल्कुल चिंता मत करें, वो 100% ठीक है। टेस्ट मैं खुद करूंगा। ठीक है, मैं कल गिनी पिग लेके आता हूं। कल नहीं, आप 2 दिन के बाद आइएगा। तब तक मैं साइनाइड का बंदोबस्त कर लूंगा। और हाँ, टेस्ट में यहाँ नहीं, अपने घर पे करेंगे। अब पैसे लाना मत भूलिएगा। राणा से वो गिनी पिग मर गया है। कल मैं तुम्हें एक और गिनी पिग लाके दूंगा। उसे घर पे ले जाना अपने। कोई पूछे तो कहना बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए है। 2 दिन के बाद राणा के घर पे उसे टेस्ट करेंगे। ठीक है? चल। हाँ। शांतिनी,
एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। साइनाइड 100% प्योर है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए।